हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने ज्योग्राफी के मेंस के PYQs के साथ और ये ज्योग्राफी की लास्ट वीडियो रहेगी एंड देन वी विल बिगिन विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट। चलें, आज का पहला क्वेश्चन देखो, 2022 का ये सवाल। ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस हाउ। देखो, अभी तक जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, वी हैव सीन अ वेरी वन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट ज्योग्राफी जो है बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी थीम्स के साथ अमेलगमेट होके आ रही है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट भी आते हैं जो कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करते हैं, जैसे कि रॉक्स पर सवाल हो गया, ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, मॉनसून हो गया, ये सब कुछ। तो डायरेक्टली कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी सिर्फ वहां तक सीमित है कि जहां पर आपके सामने आंसर दे रखा हो MCQ में और आप रिकॉग्नाइज कर पाए, या फिर उतनी अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है कि अगर आपको एक फुल फ्लेजेड ब्लैंक शीट दे दी जाए तो आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्रिस्पली, क्लियरली एक्सप्लेन कर पाए, ताकि एग्जामिनर आराम से उसको पढ़ के समझ में आ जाए कि हाँ, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है अलोंग विद द डायग्राम, है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी के आपको बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग के सवाल भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आज मैं आपको एक रबर प्लांटेशन वाला करवाऊंगी तो आप जो है बाकी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन खुद देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मिनरल्स पे पूछ लेते हैं ये सब, तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, अपने आप को टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज्योग्राफी का सेगमेंट लेके बैठे हैं कि अभी इसको मेंस के लिए करना है, तो फर्स्ट स्टेप शुड बी राइटिंग ऑल ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जो कि हार्डकोर स्टैटिक के सवाल हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या सिर्फ इतनी ही थी कि भाई क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है ऑप्शन में तो हो जाएगा, या फिर मैं इसे क्लियर इजी लैंग्वेज में डिलीवर भी कर सकता हूं। तो ये आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सवाल है ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड। आपको पता है, आपने एटमॉस्फेयर की लेयर्स पे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछ चुकी है। ट्रोपोस्फेयर कह रहे हैं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर है जो हमारे वेदर प्रोसेसेस, जो रोजमर्रा का वेदर प्रोसेस है, उसे डिटरमाइन करते हैं। हाउ, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें, ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमें पता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना, हमने पढ़ रखा है। और इसके बीच में पॉजेस भी हैं, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो कि अर्थ की सरफेस से अप टू 8 to 18 किलोमीटर डिपेंड करती है ऑन द लैटिट्यूड एंड द सीजन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहां पर 8 किलोमीटर और कहां पर 18 किलोमीटर, मुझे समझ में आ जाएगा कितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। कंटेनिंग 75 to 80% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास एंड ऑलमोस्ट ऑल वाटर वेपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग वेदर। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा था, उसने बोला था कि ट्रोपोस्फेयर जो है हमारे सारे वेदर प्रोसेसेस को डिटरमाइन करता है। उसकी रीजनिंग भी यहाँ पे दे दी गई है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो 75 से 80% एटमॉस्फेयर का मास और वाटर वेपर कैरी करता है। जहां पर वाटर वेपर, जहां पे नमी, वहीं पर सारे के सारे वेदर प्रोसेसेस उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वही बात ये यहाँ पर लिखी गई है। अब सिग्निफिकेंस क्या है ट्रोपोस्फेयर का? सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड क्लाउड्स। कंटेन्स नियरली ऑल एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है उसका मैक्सिमम परसेंटेज ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है। और आपको पता है मॉइस्चर जो है वो वेरी सिग्निफिकेंट फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। तो इसीलिए क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, प्रेसिपिटेशन, बारिश के लिए, फॉग के लिए, ड्यू के लिए ट्रोपोस्फेयर जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मॉनसून क्लाउड्स ओवर इंडिया एंड ट्रॉपिकल रेन क्लाउड्स फॉर्म इंटायरली विद इन द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, आपको ये एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट्स लिखे हुए इजीली मिल जाएंगे। मॉनसून क्लाउड्स जो कि इंडिया के ऊपर फॉर्म होते हैं, ये इंटायरली ट्रोपोस्फेयर के अंदर फॉर्म होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस है वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसे हम लैप्स रेट भी बोलते हैं। हमें पता है जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द अल्टीट्यूड क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट। दीज करंट्स ड्राइव विंड सिस्टम्स, थंडरस्टॉर्म्स एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। जब मैंने आपको क्लाउड बर्स्ट समझाया था, वहां पे भी मैंने आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स और अपड्राफ्ट और ये कन्वेक्शन वाली बात समझाई थी। एग्जाम्पल है समर थंडरस्टॉर्म इन इंडो गंगेटिक प्लेन्स।
आगे चलते हैं, आगे इसका एक और इंपॉर्टेंस देखते हैं सिग्निफिकेंस ट्रोपोस्फेयर का। विंड एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंसेस प्रोड्यूसेस विंड सिस्टम। जब भी हॉरिजॉन्टली प्रेशर के डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से विंड सिस्टम, जैसे कि ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, आपने डायग्राम भी देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर जहां पर ऐसे करके बता रखेंगे जो सेल्स कैसे बनते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। लो प्रेशर सिस्टम्स जो भी हैं वो आपके ट्रोपोस्फेयर में ही बनते हैं। साइक्लोन, एम्फन इसका एग्जाम्पल है। आपको ये बात पता है ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए या फिर साइक्लोन्स के लिए आपको एक लो प्रेशर सिस्टम चाहिए। नेक्स्ट है इंटरैक्शन विद द अर्थ सरफेस। आपको पता है ट्रोपोस्फेयर का एक और इंपॉर्टेंस ये है कि अर्थ सरफेस के साथ यही इंटरैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, यहीं से एक्सचेंज ऑफ हीट, मॉइस्चर और गैसेस, जो भी सरफेस धरती का जो सतह है और जो एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इन्हीं दो के बीच में तो हीट में, मॉइस्चर में और गैसेस में एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से आपका जो लोकल और आपका रीजनल वेदर है ना वो रेगुलेट होता है। एग्जाम्पल अर्बन हीट आइलैंड्स। आजकल जो हम बोल रहे हैं कि जो आपकी ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इतनी गर्म क्यों होती जा रही हैं, आप चेन्नई की बात कर लें, आप दिल्ली की बात कर लें, मुंबई भी टू सम एक्सटेंट, बिकॉज वो थोड़ा है कि मैरीटाइम इन्फ्लुएंस उस पर हिट करता है तो फिर थोड़ा सा टोन डाउन हो जाती है उसकी इम्पैक्ट। लेकिन अर्बन हीट आइलैंड क्यों बढ़ते जा रहे हैं, है ना? ग्लोबल वार्मिंग, वही ट्रोपोस्फेयर और अर्थ के बीच में जो हीट का एक्सचेंज है, हीट बजट का कॉन्सेप्ट भी बताया था लेकिन वो मैंने सी सरफेस वाले में बताया था, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है पोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग स्प्रेड्स। आपको पता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जब मिक्सिंग होती है सारा का सारा डस्ट, स्मोक, पॉल्यूटेंट, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सारा का सारा रेनफॉल पैटर्न को इंपैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है दिल्ली एनसीआर का जो एरिया, नेशनल कैपिटल रीजन का, ठंड में फॉग और स्मोक बन के स्मॉग बन जाती है, जिसकी वजह से ऐसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप प्रेशर कुकर के अंदर आ गए हैं दिल्ली में। Energy redistribution, tropospheric processes transfer heat from equator towards poles by winds and storms maintaining global energy balance. troposphere में जितने भी processes होते हैं वो क्या करते हैं, आपके इक्वेटर से पोल्स की तरफ हीट ट्रांसफर करते हैं। इसमें वो दूसरी चीजें भी आ जाती हैं और विंड्स के थ्रू, स्टॉर्म्स के थ्रू, जिसकी वजह से ग्लोबल एनर्जेटिकल बैलेंस बना रहता है। एग्जाम्पल वही मैंने आपको जो सेल्स बताए थे, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, जो कि इंटायरली विद इन ट्रोपोस्फेयर बनते हैं। देन देयर इज इन्फ्लुएंस ऑन एविएशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। अब एविएशन की जब बात आती है हम तो बोलते हैं भाई स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन उड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? देखो, अगर ट्रोपोस्फेयर जो है वो आपके सारे वेदर प्रोसेसेस को डिटरमाइन कर रहा है, बारिश, थंडरस्टॉर्म, ऑल ऑफ दैट। अब आप बोलेंगे भाई स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं एरोप्लेन, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट के शेड्यूल्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल थंडरस्टॉर्म और हाई एल्टीट्यूड विंड्स जो है वो फ्लाइट शेड्यूल करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपने देखा होगा जब थंडरस्टॉर्म या बारिश का मौसम होता है बहुत ज्यादा, तो फ्लाइट्स के अंदर भी तो प्रॉब्लम होती है ना। आप अगर आपने ट्रैवल किया होगा आपको पता होगा थंडरस्टॉर्म की वजह से कितना प्रॉब्लम होता है। तो फ्लाइट शेड्यूल करने के लिए मॉनसून डिपेंडेंट, हमें तो वैसे हमें पता है इंडिया का एग्रीकल्चर तो मॉनसून डिपेंडेंट है, इन सब चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर ट्रोपोस्फेयर इज प्राइमरी इंजन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, होस्टिंग ऑल क्लाउड्स, स्टॉर्म्स, विंड्स एंड प्रेसिपिटेशन सिस्टम। ट्रोपोस्फेयर जो है वो हमारे वेदर और क्लाइमेट का प्राइमरी इंजन है, क्योंकि यहीं पर सारा उसका मॉइस्चर का, ठीक है, हीट का, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, यहीं पर सब कुछ होता है जो भी वेदर से रिलेटेड है। अब आपको यहां पर क्या सीखने की जरूरत है? अगर ट्रोपोस्फेयर पे ऐसा सवाल आ गया तो आपको नहीं लगता, ये तो चलो 15 मार्क का क्वेश्चन था, बिकॉज ट्रोपोस्फेयर इज कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट, मोर सिग्निफिकेंट देन द अदर लेयर्स, बट व्हाट एल्स यूपीएससी कैन आस्क इज, आप बाकी वाली लेयर्स भी प्रिपेयर कर लीजिए। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, सारे के सबकी इंपॉर्टेंस इंडिविजुअली आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, अगर 15 में नहीं आएगा तो 10 मार्क्स में आने का चांस है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव 5 to 6 पॉइंट्स, है ना, ताकि वहां पे सोचना ना पड़े विद एग्जांपल्स। तो यहां से आपको ये समझना है कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज से आपकी आगे की तैयारी कैसे खुलती है। हम क्यों बोलते हैं पीवाईक्यूज इज द गाइडिंग लाइट? बिकॉज हमें एक चीज समझनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ सब्जेक्ट और अ थीम एंड द स्टाइल एंड द पैटर्न ऑफ यूपीएससी आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे हमने गंगा वाला सवाल देखा था पिछले लेक्चर में, तो हमें ये बात समझ में आती है कि आगे हम यमुना वगैरह भी हमें ऐसे ही प्रिपेयर करने की जरूरत है।
मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो 2022 का नेक्स्ट सवाल ये वाला देखो। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि क्यों एग्रीकल्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी के सवाल। अभी ये रबर प्लांटेशन पर है, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा कि अब अगर आपको अगले सालों के लिए प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, तो अगर रबर पे पूछ लिया तो जो भी आपको लगता है चीज न्यूज में है उस पर पूछा जा सकता है ना। जैसे कि रबर पूछ लिया, अभी जूट को है ना गोल्डन फाइबर बोल देते हैं, तो जूट के पे पूछ सकती है, ऑयल सीड्स पे पूछ सकती है, मिलेट्स पे पूछ सकती है। तो आपको ये वाली चीजें प्रिपेयर करने की जरूरत है। यहां पर सवाल देखो क्या है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज फेस्ड बाय देम। यहां पर ये पूछ रहा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है रबर प्रोड्यूसिंग, ये तो वर्ल्ड का ही पूछ लिया इन्होंने, रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और आपको बताना है कि कौन कौन से मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं ये फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो नेचुरल, सबसे पहले क्वेश्चन रबर पे है तो इंट्रोडक्शन भी वैसा ही। देखो नेचुरल रबर एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है जिसको हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, एंड वेल ड्रेन्ड लैटेराइट सॉइल। ठीक है, इससे अब समझ में आया मैं क्यों बोल रही हूं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि ये चीजें हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे टेम्परेचर रेनफॉल तो याद ही है, बट वो कितने अच्छे से याद है और उस टाइम पे एग्जैक्टली लिख पाओगे, वही चीज टेस्ट होनी है। अगर मैं आपको असली में बताऊं, मेंस रिकॉल की गेम है, रिकॉल की। ठीक है, कि आप कितना उस टाइम पे, कितना जब टाइम का प्रेशर आपके दिमाग पे है, आप कितना प्रॉपरली और एक्यूरेट रिकॉल कर पाते हैं। तो इसीलिए ये वाली चीज बड़ी जरूरी है। इट्स प्रोडक्शन इज कंसंट्रेटेड इन ह्यूमिड इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन। तो रबर का बेसिकली एक छोटा सा इंट्रो दे दिया कि इसको ये इसके कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। यहां पर मैंने मैप ड्रॉ नहीं करा है, लेकिन अगर आप चाहें आप बिल्कुल एक वर्ल्ड मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं और वहां पे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं एरियाज, यू कैन डू दैट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, अब यहां पे देखो, जस्ट अ सेकेंड, देखें सबसे पहले एशिया। एशिया के अंदर अगर हम देखें तो जो 90% रबर की जो प्रोडक्शन है वो एशिया में ही होती है। बेसिकली एशिया एज अ कॉन्टिनेंट डोमिनेट्स द रबर प्रोडक्शन। सबसे पहला है थाईलैंड, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 35% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट कम्स फ्रॉम दी थाईलैंड। देन देयर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुमात्रा एंड कालीमंतन जो है वहां पर होती है और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडोनेशिया। देन देयर इज वियतनाम। वियतनाम में भी जो रबर की प्लांटेशन प्रोडक्शन है वो एक्सपैंड हो रही है क्योंकि उन्होंने सेंट्रल हाईलैंड्स तक ले गए हैं उसको। इंडिया के अंदर केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। 90% ऑफ द नेचुरल आउटपुट ऑफ द रबर इन इंडिया कम्स फ्रॉम केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अफ्रीका की बात करें तो नाइजीरिया, लाइबेरिया एंड कोट डी आइवरे एंड कैमरून। ठीक है, कोट डी आइवरी इज आइवरी कोस्ट। ठीक है, यहां पर देन देयर इज लेटिन अमेरिका। अच्छा, अब लेटिन अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो रबर ट्री की ओरिजिनल ओरिजिन है ना वो यहीं से है, ब्राजील में अमेज़न बेसिन। अब तुम देख लो अमेज़न बेसिन का यहाँ पर, फिर वही बात है, फिर आप बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, आप एग्रीकल्चर के लिए ही कर रहे हैं ये सब। एंड देन इज देयर ग्वाटेमाला एंड मेक्सिको। अब बात करते हैं मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज क्या फेस कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो मैंने ये पहले भी बताया, लार्ज स्केल कन्वर्जन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनटू मोनोकल्चरल रबर एस्टेट्स। ये तो मोनोकल्चर, ये तो मैंने क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से लिख दिया। मोनोकल्चर क्या, पहले तो ये पाम वली में भी यही बात उठी थी। आप लार्ज स्केल कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, रेन फॉरेस्ट को काट के आप एग्रीकल्चर के लिए, रबर प्लांटेशन, पाम प्लांटेशन, इन सब के लिए। इससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल है कंबोडिया एंड लाओस। फॉरेस्ट कवर का देखो 4 मिलियन हेक्टेयर्स का लॉस हो चुका है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। 4 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर इज लॉस बिकॉज ऑफ दिस रबर प्लांटेशंस। ठीक है, आगे एक और हमें क्या प्रॉब्लम मिल रही है, क्योंकि आप डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, हैबिटेट को आप डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, कभी आप वहां से काटते हैं वहां से, तो हैबिटेट जो एक कॉन्टिन्यूअस एरिया होना चाहिए वो फ्रैगमेंट हो गया पीसेस में। तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट सच एज एशियन एलिफेंट एंड मलायन टाइगर डिस्टर्ब करते हैं, ये प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। हमें एक चीज पता है, फॉरेस्ट
जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक बहुत बड़ा एक्ट करते हैं। तो ये ना हमेशा डबल एज स्वॉर्ड होती है। अब याद रखना, जब आप पेड़ काटते हो तो जो कार्बन उसमें सिंक हुआ हुआ है वो भी रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और आप फ्यूचर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो आप कर ही रहे हैं, जो आप अवॉइड अब जो नहीं कर पाएगा फॉरेस्ट। तो ये वाली चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें। सेकेंड है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर जो इतना हार्मफुल है ना एनवायरमेंट के लिए, उसकी कोई हद नहीं है। सॉइल डिग्रेडेशन इंड्यूस करता है मोनोकल्चर। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही चीज सॉइल में उगाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट जो सॉइल में प्रेजेंट है ना, उसका डिप्लीशन होता जाएगा। इसलिए हमेशा मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, इन सब की बात की जाती है। तो न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल में से रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, केरला का वेस्टर्न घाट्स एंड प्लांटेशन ऑन स्टीप स्लोप हैव इंक्रीज्ड रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। केरला के जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, वहां पे वो स्टीप स्लोप के ऊपर उन्होंने प्लांटेशन लगा लगा के वो सरफेस रन ऑफ इंक्रीज कर दिया है, और सॉइल इरोजन। तीसरा है वाटर स्ट्रेस, पोल्यूशन फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट। अब जितने भी, अब ये तो जब आप रबर प्रोड्यूस करते हैं तो जितना भी प्रोसेसिंग यूनिट से पानी निकलता है उसमें पोल्यूशन। लार्ज प्लांटेशन डिमांड करते हैं बहुत सारा पानी। वैसे तो ये पानी इसको रबर को कम चाहिए होता है, लेकिन जब आप इसकी प्लांटेशंस बड़ी हो जाती हैं तब इसे पानी ज्यादा चाहिए होता है, और नर्सरी मेंटेन करनी पड़ती है। लेटेक्स जो निकलता है, सीधा रबर नहीं निकलती है, एक लेटेक्स व्हाइट कलर का एक स्टिकी लिक्विड होता है, लेटेक्स प्रोड्यूस होता है। उसकी प्रोसेसिंग में बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, जैसे अमोनिया, फॉर्मिक एसिड, और इसका जो पूरा अनट्रीटेड एफ्लुएंट है वो पूरा का पूरा पानी में गया तो उसका वही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स कम, फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एग्जाम्पल है मलेशिया के अंदर पेराक रिवर, जिसकी वाटर क्वालिटी डिक्लाइन हो गई। अगला प्रॉब्लम है प्लांट डिजीजेस का। ये तो हर जगह ही है। कॉटन में आपने पिंक बॉलवर्म सुना होगा। प्लांट डिजीज और पेस्ट आउटब्रेक। साउथ अमेरिका में एक डिजीज हो गई थी, लीफ ब्लाइट। ठीक है, लीफ ब्लाइट, आप इसको चाहें तो अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। Leaf blight devastated Brazil's Amazon plantation, and there is Pestalotyphosis leaf disease in Thailand and Indonesia caused up to 40% yield losses। तो कभी कभार पेस्ट आउटब्रेक और डिजीजेस भी हो जाती है, जिसकी वजह से यील्ड, प्रोडक्टिविटी, पूरा प्लांटेशन तबाह हो जाता है। Then there is forest to plantation conversion, वही releases stored carbon। फ्यूचर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो गई हाथ से, लेकिन जो आपने काटा है पेड़, उसमें जो कार्बन स्टोर है वो भी सारा रिलीज हो गया, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन हाउस गैसेज। एग्जाम्पल म्यांमार। और फिर उसके बाद हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होगी तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा। क्यों? आप हैबिटेट लॉस डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो एनिमल्स कहीं तो जाएंगे बाहर, फिर इस वजह से फिर आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। एग्जाम्पल असम कार्बी आंगलोंग रीजन। ठीक है, therefore adoption of sustainable agroforestry models। एग्रोफोरेस्ट्री मॉडल्स मतलब आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को इकट्ठे सस्टेनेबल तरीके से लेके चलेंगे। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, अब दिस इज अगेन डिबेटेबल, फिर डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज पे आप फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड पे पहुंच जाते हैं, और फिर वहां पे अलग एक पूरी डिबेट शुरू हो जाती है। एंड लैंडस्केप लेवल लैंड यूज्ड प्लानिंग इज वेरी एसेंशियल। लैंडस्केप लेवल क्यों? वो जो वेस्टर्न घाट्स वाला एग्जाम्पल दिया था कि स्टीप स्लोप पे आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो सरफेस रन और इरोजन हो रही है, ये वाली चीज, ये बहुत एसेंशियल है अगर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स और इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, ये दो वर्ड्स आप अपने कीवर्ड्स में भी यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स और इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को बैलेंस में रखना है। दिस इज अनदर, आई वुड से, अ फैशनेबल वर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉर टेकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट हैंड इन हैंड। ठीक है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का ये सवाल देखो, व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वुड से प्योरली स्टैटिक का सवाल, ये तो आना ही चाहिए आपको, ये नहीं आता है तो फिर कंसेप्चुअल बहुत गड़बड़ है। ये डायरेक्ट स्टैटिक का सवाल है, कोई घुमा के नहीं पूछा है। जब भी फाउंडेशन करते हैं ये टीचर आपको जरूर बताते हैं ये बात कि जहां पर भी हॉट ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट्स मिक्स होते हैं वहां पर आपको पता ही अपवेलिंग जोन बनता है और वहां पे बड़े बड़े फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। ठीक है, प्लैंकटन रिच हो जाता है वो पूरा का पूरा एरिया, ये सब कुछ। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है, दो पार्ट्स में सवाल पूछा है, 15 मार्क्स का सवाल है। एक इन्होंने पूछा है ओशन करंट्स को कौन से फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं और ओशन करंट्स का क्या रोल है फिशिंग इंडस्ट्री में। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन वैसा इंट्रोडक्शन, ओशन करंट्स हैं क्या? देखो,
Ocean currents are large scale horizontal movement of sea water that distribute heat, nutrients and marine life across the globe. Very very important. Ocean currents क्या है? जब large scale horizontal movement होती है sea water की, और जब ये horizontal movement होती है sea water की तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? हीट, वो तो होएगी ही, न्यूट्रिएंट्स एंड मरीन लाइफ, ये तीनों चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, इसे बोलते हैं ओशन करंट्स। अब कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि ओशन करंट्स पे इन्फ्लुएंस डालते हैं? सबसे पहले हैं आपके प्लैनेटरी विंड्स, चाहे वो ट्रेड विंड्स हो चाहे वो वेस्टर्लीज हो। ये क्या करते हैं? सरफेस, जो सतह वाला पानी है उसके सरफेस वाटर को पुश करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है, ओशन करंट से तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लैनेटरी विंड। कभी आपने देखा है दूर से, आपने कभी बहुत अच्छी पिक्चर्स, अगर आपने वीडियोस देखी हैं नेचर की, तो आपने देखा होगा कि ऐसे समुद्र है, उसके ऊपर हवाएं चल रही होती हैं और एक पतली सी आपको ऐसे जैसे मिस्ट होता है ना, वो पानी ऐसे आपको जाता हुआ दिखता है एक डायरेक्शन में। ये बिल्कुल वैसा है कि पुश करते हैं सरफेस वाटर को इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जांपल, ट्रेड विंड्स जो हैं ड्राइव नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पे भी आप मैप बना सकते हैं, अगर आपको लगे आपके पास स्पेस है तो आप एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बना के जितने करंट्स आपको याद है आप मार्क कर दीजिए उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल, ट्रेड विंड्स ड्राइव नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ऑल्टर्स द करंट्स इन द इंडियन ओशन। अब जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है उसकी वजह से थोड़ी बहुत ही ऑल्टरेशन हो जाती है सीजनल लेवल पे। दूसरा है कोरियोलिस फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कोरियोलिस फोर्स क्यों होता है? आपको पता ही, अर्थ रोटेशन। ये क्या करता है? ये मूविंग वाटर को डिफ्लेक्ट करता है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट बोथ ऑफ दीज डायरेक्शंस आर डिफरेंट इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो है ये पानी को डिफ्लेक्ट करता है राइट तरफ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट तरफ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल बेसिक स्टैटिक, पोर स्टैटिक है ये। तीसरा है टेम्परेचर एंड सलाइनिटी डिफरेंसेस। कोल्ड सलाइन वाटर जो होता है, आपको पता है ठंडा पानी डेंसर होता है, वो बैठ जाता है नीचे, ठीक है, डेंस सिंक कर जाता है ड्राइविंग डीप ओशन करंट्स। और जो गर्म पानी होता है, वार्म वाटर होता है, वो हल्का होता है, वो राइज हो जाता है एंड फ्लोज अपवर्ड्स। ये बिल्कुल वैसा है, कोल्ड पानी डेंस है, हैवी है, सिट डाउन कर जाएगा, और जो गर्म पानी है वो ऊपर को उठेगा और पोलवर्ड्स मूव करता जाएगा। एग्जांपल है नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनलैंड। नेक्स्ट देखो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोस्टलाइन एंड ओशन बेसिन। लैंड मासेस ब्लॉक करंट्स डिफ्लेक्टिंग देम, ठीक है। लैंड मासेस जो है, अब बीच बीच में आप देखो, जो सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब आपने पूरा वर्ल्ड मैप देखा होगा, आपने देखा होगा ओशंस और सीज के बीच में लैंड मासेस, ऑब्वियसली हमारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह पड़ते हैं, ये क्या करते हैं? ओशन करंट्स को ब्लॉक कर देते हैं और डिफ्लेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल है साउथ इक्वेटोरियल करंट डिफ्लेक्टेड नॉर्थवर्ड अलॉन्ग द ब्राजील। ब्राजील बीच में पड़ जाता है, जिसकी वजह से साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है नॉर्थ की तरफ। देन देयर इज ग्रेविटी एंड टाइड्स। टाइडल फोर्सेस, आपको पता है मून और सन की एनर्जी के इन्फ्लुएंस से टाइडल फोर्सेस जनरेट होते हैं, इसकी वजह से लोकल करंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, इनका पैटर्न इन्फ्लुएंस होता है स्पेशली कोस्टल एरियाज में। देन देयर इज अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। विंड ड्रिवन मूवमेंट जो होती है सरफेस वाटर्स की, वो कभी कभी उन्हें कोस्ट से दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है पेरुवियन कोस्ट, पेरुवियन कोस्ट। अब हमें देखना है रोल इन ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले अपवेलिंग, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट थ्रू अपवेलिंग। कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को सरफेस पे ले आते हैं, सपोर्टिंग, मैंने बोल दिया, प्लैंकटन ग्रोथ, बेस ऑफ द मरीन फूड चेन। प्लैंकटन आपको पता है फूड चेन के, अगर मैं बोलूं, आपने फूड चेन में प्रोड्यूसर्स पढ़ा होगा, देन कंज्यूमर्स, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड देन आगे आपके लास्ट वाले। फिर उसके बाद ये जो प्लैंकटन्स हैं ये मरीन इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं। तो मरीन फूड चेन का बेस है प्लैंकटन। ये कोल्ड करंट्स जब अपवेलिंग करते हैं तो न्यूट्रिएंट सरफेस पे ले आते हैं। एग्जांपल है हम्बोल्ट करंट, वेनिगुला करंट। सेकंड है क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड्स, मैंने बोल दिया है, जहां पर भी वार्मर कोल्ड ओशन करंट्स का कन्वर्जन जोन बनता है वहां पे प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। एग्जांपल है ग्रैंड बैंक, जहां पे लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम करंट मिलते हैं। देन देयर इज डॉजर बैंक नॉर्थ सी के पास। थर्ड इज सीजनल वेरिएबिलिटी एंड माइग्रेशन ऑफ फिश। देखो, इसकी वजह से कभी कभार सीजन्स में भी वेरिएबिलिटी मिलती है और माइग्रेशन भी होती है फिश की। एग्जांपल सर्डाइन माइग्रेशन अलोंग साउथ अफ्रीका ड्यू टू ओगुलास करंट। फोर्थ है स्टेबलाइजिंग मरीन इकोसिस्टम। करंट्स जो हैं, ओशन करंट्स की अगर हम बात करें, ऊपर हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था कि ओशन करंट्स अपने साथ जब सरफेस वाटर मतलब उसका मूव करता है तो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? हीट। अब अगर करंट्स हमारे वाटर टेम्परेचर, हीट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वाटर टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं। वाटर टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल्स अगर रेगुलेट हो गए
वही तो हैबिटेट फेवरेबल बनेगा फिर कमर्शियल फिश के लिए, इसीलिए स्टेबलाइजिंग द मरीन इकोसिस्टम। देन देयर इज सपोर्ट फॉर कोस्टल लाइवलीहुड, ये तो बिल्कुल है ही है, फिशिंग इकोनॉमी जो कि लार्जली फिशिंग पे डिपेंडेंट है, जैसे कि नामीबिया, जापान, नॉर्वे, ये कोल्ड करंट रीजन है, ये रिलाय करते हैं क्योंकि फिशिंग के ऊपर, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फिशिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो ये भी है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप नेचर को हिलाएंगे तो आप ये भूल जाइए आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, उल्टा इकोनॉमिक डैमेज और मिलेगा। अभी डिजास्टर जब आते हैं या फिर आप क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितना भी इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, आप कमा नहीं रहे हैं, उल्टा आपको नुकसान हो रहा है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो नेचर आपको बेनिफिट भी जरूर देती है, लेकिन आपको बहुत माइंडफुल होकर चलना पड़ेगा उसके लिए। देयरफॉर ओशन करंट्स आर लाइफलाइंस ऑफ द वर्ल्ड्स फिशिंग इंडस्ट्री, डिटरमाइनिंग the distribution, abundance and seasonal movement of fish stocks. ओशन करंट्स क्या है? लाइफलाइन है फिशिंग इंडस्ट्री की, इनके बगैर ना तो अपवेलिंग होनी है न्यूट्रिएंट्स की, ना प्लैंक्टन बनेंगे, ना फिशिंग ग्राउंड्स बनेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर जैसा करंट होगा वैसा डिस्ट्रीब्यूशन, अबंडेंस, फिशिंग ग्राउंड है जहाँ पे दो कोल्ड एंड ओशन करंट्स मिक्स हो जाते हैं, एंड सीजनल मूवमेंट, ये डिपेंडेंट है इनके ऊपर। ठीक है, कोर स्टैटिक का सवाल था। नेक्स्ट देखो 2022 का ये सवाल, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का। यहाँ पे उन्होंने नेचुरल रिसोर्स का पोटेंशियल पूछा है डेक्कन ट्रैप का। अब अगेन इस सवाल से हमें क्या सीखने की जरूरत है? नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ध्यान से समझो। नेचुरल रिसोर्स, अगर आपने प्रीलिम्स को अच्छे से एनालाइज करा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल रिसोर्स पे इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स वगैरह हो गया, यूपीएससी बहुत सवाल पूछने लग पड़ी है प्रीलिम्स में, वो वर्ल्ड लेवल पर हो या फिर इंडिया लेवल पर हो, है ना। तो आप जो है ओवरऑल तो पढ़ते ही हैं इंडिया में। अच्छा, आप इसके लिए प्रीलिम्स के लिए आप क्या करते हैं, 6 to 10th की एनसीईआरटी के अंदर जो भी मिनरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर है उन्हें जरूर पढ़िए। एक दिन बैठिए डेडिकेटेडली, आपको उसी दिन पूरा खत्म करना है। पहले 6th की एनसीईआरटी उठाइए, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, ठीक है, उनमें से सब में मिनरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी कहानी क्या है। चाहिए तो 5 A4 शीट्स पे आप बना के भी रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जगह। इस बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी से, मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये तो प्रीलिम्स वाला हो गया, अब इन्होंने पूछा नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप पूछ लिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, ईस्टर्न घाट्स, या फिर आप बोल देते हैं जो रिसोर्स रिच एरियाज हैं, जैसे रिसोर्स कर्व्स भी लग रखा है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इस पर सवाल आ गए तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो हमें वहां पे क्लियर डिस्टिंक्शन चाहिए, आप ऐसा प्रिपेयर करके रख लीजिए। तो इनसे यही सीखना है। अब आ जाओ वापस सवाल के ऊपर। डेक्कन ट्रैप देखो क्या है। डेक्कन ट्रैप आपको पता है वास्ट वॉल्केनिक प्रोविंस है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग लेट क्रिटेशियस अक्रॉस महाराष्ट्र। दिस इज अ पीरियड, लेट क्रिटेशियस पीरियड अक्रॉस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें पूरे में ये डेक्कन ट्रैप जो है, ये वॉल्केनिक प्रोविंस फैला हुआ है, बेसाल्टिक लावा बेसिकली। नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंडिया का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, बता दिया ब्लैक सॉइल है, बॉक्साइट है, बसाल्टिक रॉक है, वही। अब मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स में सबसे पहले मिनरल रिसोर्सेज, मैग्नीज। मैग्नीज जो है नागपुर और भंडारा रीजन है महाराष्ट्र का, वहां पर। बॉक्साइट सतारा और कोल्हापुर में है। आयरन ओर एंड कॉपर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। जियोलाइट एंड बेंटोनाइट क्ले, इसको ना मैं स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूं, ये ना आप ढूंढिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में लिखे हुए मिलेंगे। ज्योग्राफी के लिए ना एक बात याद रखिएगा, आई एम नॉट टेकिंग वर्ल्ड मैपिंग इसके अंदर, लेकिन बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा पोर्शन, फिजिकल हो या इंडियन ज्योग्राफी, एनसीईआरटी इज अ नॉन नेगोशिएबल। मैं आपको बोल रही हूँ एनसीईआरटी इज द किंग फॉर ज्योग्राफी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 से 12th की एनसीईआरटी, मैं बार बार बोल रही हूँ, आई एम नॉट इंक्लूडिंग वर्ल्ड मैपिंग इन दिस एंड प्लेसेस इन न्यूज। रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द पोर्शन यू कैन कंप्लीटली बी डिपेंडेंट अपॉन एनसीईआरटीज। ये वाले क्वेश्चन आपको वहीं से आराम से हो जाएंगे, ठीक है। जियोलाइट एंड बेंटोनाइट क्ले के बारे में पूरा का पूरा दे रखा है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए और मड ड्रिलिंग के लिए काम आता है। आगे बात करें सॉइल फर्टिलिटी की, ब्लैक सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल भी बोलते हैं, वही बसाल्टिक वेदरिंग होती है, वहां से ब्लैक सॉइल आती है। अब ब्लैक सॉइल आपको पता है किसके लिए, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं, कॉटन के लिए आइडियल है, सोयाबीन के लिए, पल्सेस के लिए, ऑयल सीड के लिए। अब देखो कैसे सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या लिखा है, सोयाबीन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। यहाँ पर क्या है देखो, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश,
ठीक है। अब आप आज जाके सर्च कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मध्य प्रदेश किसमें प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हाई है। प्रोडक्शन वहां पर होती ही उसकी है पल्सेस की और सोयाबीन की। तो आपको समझ में आएगा। अब इसका पूरा बैकग्राउंड अगर आप पूरा इसको बैकवर्ड लिंकेज करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि बसाल्टिक रॉक है, डेक्कन ट्रैप में पड़ता है, ब्लैक सॉइल है, इसीलिए सोयाबीन उगती है, इसीलिए सोयाबीन और पल्सेस में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है। देन देयर इज ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। जितना भी वेदर्ड यानी कि जहां पे वेदरिंग हो रही होती है बसाल्टिक रॉक की, उसमें फ्रैक्चर्स या क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, वो एक्विफायर्स की तरह एक्ट करते हैं, जो कि दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर इरिगेशन इन सेमी एरिड एरियाज। महाराष्ट्र में शुगर केन बेल्ट है, वाटर इंटेंसिव अगेन, वहां पे यूज होता है। देन देयर इज बिल्डिंग एंड डेकोरेटिव स्टोन। बसाल्ट बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अजंता एलोरा केव्स है महाराष्ट्र औरंगाबाद वाले एरिया में, उसमें यूज हो रखा है। देन देयर इज फॉसिल एंड पैलियो एनवायरमेंटल रिकॉर्ड्स। इंटरट्रैपियन बेड्स कंटेन फ्रेश वाटर फॉसिल। जितने भी डेक्कन ट्रैप में जो बेड्स हैं उनके ट्रैप्स में बीच में लेयर्स में फ्रेश वाटर फॉसिल्स हैं, प्लांट रिमेन्स हैं। एग्जांपल नर्मदा वैली। आप मुझे बताएंगे, हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी नर्मदा वैली के बारे में सबसे पहले बिगिनिंग में ही पढ़ लेते हैं, यहां पर कौन सा एविडेंस मिला था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कितना फैक्चुअल याद है। Therefore, Deccan Trap is not just a geological marvel but a multi-resource region. Deccan Trap सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई जियोलॉजिकल मार्वल है इन टर्म्स ऑफ कि बसाल्टिक लावा फैला हुआ है और वो बन गया है, लेकिन ये मल्टी रिसोर्स रीजन है। पानी हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, फॉसिल्स हो गया, ये रॉक्स हो गए, सब कुछ जो कि एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, रिसर्च को, एनर्जी को, सबको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ, 2021 का ये सवाल, व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड अ सब कॉन्टिनेंट, एलैबोरेट योर आंसर, 10 मार्क्स। दिस इज आल्सो अ कोर स्टैटिक क्वेश्चन बट दिस कैन बी ट्रिकी इन एक्सप्लेनिंग इन द आंसर फॉर्मेट। थोड़ा आपको लग सकता है कि यार इसका जवाब मेरे को पता है लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, वो थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना है। देखो यहाँ पे पूछा है इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के तौर पर क्यों क्लासीफाई करते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछी गई है बात। इंडिया इज क्लासिफाइड एज अ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल formation and unique geographical characteristics that set it apart from rest of Asia। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने बड़ा जनरल सा आई वुड से इंट्रो लिखा है, अगर आपको इससे अच्छा आता है वो भी लिख सकते हैं। इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट कंसिडर करा जाता है क्योंकि इसकी जो लॉजिकल फॉर्मेशन जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी वो थोड़ी अलग है, और साथ ही साथ इसकी जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ नेचुरल बैरियर्स हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल डिस्टिंक्शन है, क्लाइमेट यूनिकनेस है, ये सब के कारण जो है ये एशिया से थोड़ा सा अलग है। अब देखो पहले कैसे, अब जियोलॉजिकल डिस्टिंक्टिवनेस में हम बात करेंगे कैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बाकियों से अलग है। सबसे पहले वही जो पुराना मैं बता चुकी हूँ, टेक्टोनिक इंडिपेंडेंस। इंडिया जो है वो अलग ही प्लेट पर है, वो यूरेशियन प्लेट पर नहीं है। इंडिया की अपनी एक इंडियन प्लेट है, आपको पता है, मैंने बताया भी था, 2 सेंटेक्चुअल बैंड्स, इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है, यही चीज लिखी हुई है। इंडिया इज सिट्स ऑन अ सेपरेट इंडियन प्लेट जो कि कोलाइड कर दिया यूरेशियन प्लेट के साथ अराउंड 50 मिलियन ईयर्स अगो, क्रिएटिंग हिमालयाज, और अभी भी मूवमेंट में है। ईस्टर्न सेंटेक्चुअल बैंड बार बार जो है अटकता है, इसकी वजह से हिमालयाज जो है उनकी हाइट भी बढ़ती जा रही है, हिमालयस यंग फोल्ड माउंटेन्स में, क्योंकि नए नए हिमालयाज भी बनते हैं, और इसी की वजह से हिमालयन रीजन जो है वो हाई सेस्मिक जोन भी है। तो देखो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। दूसरा है एंशिएंट रॉक फॉर्मेशन। इंडिया में जो पेनिनसुलर पार्ट है वो आपको पता है, पेनिनसुलर पार्ट जो है उसके अंदर अर्थ के सबसे ओल्डेस्ट रॉक, सम ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स, जो कि 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, जैसे हम धारवाड़ रीजन बोलते हैं, धारवाड़ क्रैटन, वो प्रेजेंट है, तो एंशिएंट रॉक फॉर्मेशन है। तीसरा है डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन, यह है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बसाल्टिक फॉर्मेशन। अभी ऊपर ही वही बात करके आए हैं, डेक्कन प्लेट्यू में लार्जेस्ट बसाल्टिक फॉर्मेशन है जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से क्रिएट होता 66 मिलियन ईयर्स अगो। फोर्थ है डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इंडिया की जो जियोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो मेनलैंड एशिया से बहुत अलग है, क्योंकि हम तो गोंडवाना जो था, आपको पता होगा जब आपने अर्थ की फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, टेथिस सी, गोंडवाना, लुरेशिया, ये सब, तो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होके हम गोंडवाना से अलग हो गए थे, ठीक है, टू इट्स नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट फ्रॉम गोंडवाना। अब फिजिकल आइसोलेशन की बात करें, हम फिजिकली भी देखो आइसोलेटेड है। नॉर्थ डायरेक्शन में बात करें तो हमारे उस तरफ पड़ते हैं हिमालयस, ये तो नेचुरल बैरियर्स हैं, आपको पता ही है। अगर हिमालयस ना होते तो हम एक कोल्ड बॉल होती इंडिया, ठीक है, हिमालयस।
इसका आइसोलेशन इफेक्ट क्या है, हम सेंट्रल एशिया से अलग हो रखे हैं, बीच में हिमालयस बैरियर बने हुए हैं, वेस्ट में अरेबियन सी और थार डेजर्ट है, हम मिडिल ईस्ट से अलग हुए हुए हैं, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, हम साउथ ईस्ट एशिया से अलग हुए हुए हैं, साउथ में इंडियन ओशन है, हम पूरा मैरीटाइम जितने भी नीचे वो है उनसे अलग हुए हुए हैं, तो हमारे नेचुरल बैरियर्स भी अच्छे खासे हम बिल्कुल अलग हैं। क्लाइमेट यूनिकनेस की बात करें, मल्टीपल क्लाइमेटिक जोन्स हैं, अभी अगर ऊपर नॉर्थ में बारिश का मौसम हो रहा है, साउथ में अलग हो रहा होगा, ईस्ट में अलग हो रहा होगा, जम्मू कश्मीर ऊपर जाएंगे अलग हो रहा होगा, तो हमारे यहाँ पर आर्कटिक कंडीशन, लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट बनता है से लेके केरला में ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इतनी वेरिएबिलिटी है हमारे क्लाइमेटिक जोन्स में। वेस्टर्न घाट्स का इंपैक्ट भी है, वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं मॉनसून में, समझाता, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है डिफरेंट फ्रॉम वेरी मेनलैंड एशिया। बायोडाइवर्सिटी का भी सिग्निफिकेंस है, 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में है, और हमारे एंडेमिक स्पीशीज भी बहुत ज्यादा हैं, अराउंड 91,000 एनिमल स्पीशीज है, हाई एंडेमिज्म भी है। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो स्पीशीज एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। देयरफॉर इंडियाज सब कॉन्टिनेंटल स्टेटस रिफ्लेक्ट्स इज जियोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। इंडिया को क्यों सब कॉन्टिनेंट में कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि हम जियोलॉजिकली इंडिपेंडेंट है, बता दिया ऊपर क्यों। हम कॉम्प्रिहेंसिवली, हमारे नेचुरल बैरियर्स भी बड़े स्ट्रांग हैं, आप हिमालयाज ले लो, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी ले लो, थार डेजर्ट ले लो, एंड ऑटोनॉमस हमारा क्लाइमेटिक सिस्टम भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वेरिएबिलिटी क्लाइमेटिक जोन में बहुत ज्यादा है, इस वजह से इंडिया को जो है सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये थे आपके आज के सवाल। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अब हम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट विद आइदर पॉलिटी और वील सी इंटरनेशनल रिलेशंस, इन 2 सब्जेक्ट्स में से स्टार्ट करेंगे। आप और भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेक लर्निंग फ्रॉम दीज, अंडरस्टैंड द पैटर्न हाउ यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस। जितना अच्छा एडवांस प्रेप मेंस का करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।